इस न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि हमारे बीच में वरिष्ठ अधिवक्ता हाई कोर्ट जुड़ चुके हैं अजीत सिंह जी। सर, आप लोगों को यहाँ हाई कोर्ट पे धरना प्रदर्शन करने की आप क्या जरूरत पड़ेगी? आप तो इतने बड़े अधिवक्ता हैं। जो कोर्टें एनआई एक्ट की हैं वो ट्रांसफ़र जो करी हैं वो हमारे हाई कोर्ट के द्वारा ही होती हैं जी। तो वो जो गलत की है ट्रांसफ़र उनको वापस वहीं भेजा जाए जी, क्योंकि ये बहुत गलत है। जो एनआई एक्ट का है, जैसा कि दुष्यंत चौधरी जी ने बताया कि जहाँ चेक जिसका होता है डिसऑनर, जुरिडिक्शन उसकी वहीं होती है, कंप्लेंट भी वहीं फाइल होगी। अब इन्होंने डिजिटल कर दिया। डिजिटल वहाँ के हो जी, वहाँ कोर्ट में जाते डिजिटल, हाँ डिजिटल है जी, आप यहाँ नहीं बैठ सकते, आप यहाँ इंस्पेक्शन नहीं कर सकते, तो जाएँ कहाँ, केस कैसे करेंगे, पब्लिक को कैसे बताएंगे कि भाई तुम्हारे 130 एनआई एक्ट का ये केस यहाँ आ गया है, ये कहाँ जाना पड़ेगा आपको। अब सारी कोर्टें एनआई एक्ट की जो डिजिटल हैं वो राउज एवेन्यू इन्होंने ट्रांसफ़र करने का आदेश किया हुआ। कारण क्या है ये, क्यों करा है? क्या पब्लिक डिमांड थी या ये वकीलों की डिमांड थी? ये कोई ना वकील की डिमांड थी ना पब्लिक की डिमांड। अब ये अपने आप ही कर देते हैं। पहले भी इन्होंने किया था, पहले मजिस्ट्रेट के यहाँ चलता था, सेशन में भेज दिया, अब सेशन से फिर वापसी लिया है मजिस्ट्रेट के यहाँ, अब फिर ये राउज एवेन्यू जुरिडिक्शन का सवाल आएगा, वहाँ भेज दी सारी कोर्टें। तो ये तो अब इनका पता नहीं क्या है क्या नहीं है, कुछ समझ तो सर ये ट्रांसफ़र होने से आप लोगों को क्या नुकसान है? बहुत नुकसान है जी। हमें नुकसान है। हमारा जो लिटिगेंट्स है वो जाएगा कहाँ, उसका कंप्लेंट वहाँ चलिए, वहाँ से वहाँ भागेगा, वहाँ से वहाँ भागेगा, चारों तरफ ही भागता रहेगा वो। लेकिन सर ये ऑब्जेक्शन सिर्फ आप लोगों के, एससी के जो एडवोकेट हैं सबका है जी। ये SC ST का इससे मतलब नहीं है, सभी का है। जितनी भी वकील कम्युनिटी के लोग हैं सबका मतलब है, क्योंकि एनआई एक्ट के सब वकील करते काम। ये तो है नहीं कि भाई SC ST एक्ट वाले करते हैं, ये तो सभी करते हैं, जनरल भी करते हैं, हर वकील ये काम करता है एनआई एक्ट का। तो वकील साहब, आपने धरने प्रदर्शन की परमिशन जो आपको DCP को दिया और DCP ने आपकी परमिशन को कैंसिल कर दिया, क्यों? आप तो इतने बड़े अधिवक्ता हैं, आपका तो बहुत बड़ा संगठन है। नहीं, कैंसिल नहीं किया है, उन्होंने रिड्यूस कर दिया कि आप इतने मेंबर ले आओ। हाँ। और मेंबर लेके जो आपने मेमोरेंडम देना है रजिस्ट्रार साहब को वो आप दे देना जी। तो ये है, इसमें कोई ये नहीं है कि परमिशन कैंसिल कर दी। अगर परमिशन कैंसिल करते तो हम यहाँ इतने थोड़े इकट्ठे हो जाते जी। तो क्या लगता है सर, आज आप जो रजिस्ट्रार साहब से मिलेंगे क्या, या साहब से मिलेंगे, क्या आपकी इस मेमोरेंडम का कोई असर पड़ेगा? पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा। ये तो सबके वो है भलाई के लिए, लिटिगेंट्स की, वकीलों की। कोई हम ही वकील थोड़ी हैं, हाई कोर्ट में भी वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी वकील हैं, ये सब लोग करते हैं एनआई एक्ट का काम, जो ककटुआ में डिजिटल कोर्ट है। तो क्या लगता है कि आज की जो आपका ज्ञापन से सरकार के कान पे या ये हाई कोर्ट के जो रजिस्ट्रार हैं उनके कान पे जुड़ेंगे कि नहीं? हमारी रिक्वेस्ट होगी, रजिस्ट्रार साहब चीफ जस्टिस साहब को बोलेंगे। ठीक। जानने का मकसद हमारा ये है कि जो दिल्ली के एनआई कोर्ट हैं इनको सेंट्रल रोज एवेन्यू कोर्ट में भेज दिया, ट्रांसफर कर दिया। हाँ। जिससे कि और अदर जो कोर्ट है, जो डिस्ट्रिक्ट की कोर्ट है, उनको काम करने में एडवोकेट साहब उनको बहुत परेशानी होती है, और लिटिगेशन को भी। हम चाहते हैं कि जो कोर्ट जो रोज एवेन्यू कोर्ट में भेजी है उनको सीधा ट्रांसफर वाइज केस में भेज दिया जाए, जो कि मदर कोर्ट है, उनमें जो एडवोकेट प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो क्या नुकसान है इससे आपको अगर ट्रांसफर होना? आपको बिल्डिंग अच्छी मिल रही है, सारा डिजिटल, कंप्यूटर, वाईफाई सारा आपको फ्री मिल रहा है। यदि सब कुछ डिजिटल और इससे फायदा होता है तो इसमें आने जाने में एडवोकेट का टाइम वेस्ट होगा, लिटिगेशन का टाइम वेस्ट होगा, यहाँ तक क्राउड बढ़ेगा। एडवोकेट भी जो 2-4 काम कर लेते हैं वो एक ही कोर्ट में करने होने में 4 काम कर सकता है एडवोकेट। एक कोर्ट के लिए यहाँ पे चलाना पड़ेगा, फिर उसको दूसरा वहाँ भागना पड़ेगा। प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाएंगे एडवोकेट जो भी है, और लिटिगेशन भी नहीं हो पाएंगे। वकील साहब, लोग तो चांद पे मकान बनाने की सोच रहे हैं, आप डिजिटल का ये विरोध कर रहे हैं, क्यों? तो डिजिटल वाले तो कर सकें, जो मिडिल क्लास के एडवोकेट हो क्या कर पाएंगे? हाँ। वो तो ऐसे एडवोकेट है जो कि अभी तक डिजिटल की मीनिंग ही ना पता। तो आप जैसे लोगों को सेमिनार कराने चाहिए ना, जो नहीं जानते वकील उनको उसका सेमिनार कराना चाहिए। थोड़े लोग सीनियर एडवोकेट पुराने हैं, वो कहाँ कर पाएंगे? नई जनरेशन तो कर पाएगी। हाँ। जो हाईटेक इंटरनेट वगैरह से कलेक्ट है, जो पुराने एडवोकेट तो कर ही नहीं पाएंगे उस चीज़ को।
तो जिससे नुकसान है, उसका नुकसान है। मिडिल क्लास का जो है एडवोकेट वगैरह कहाँ कर पाएगा फिर। साथियों, सभी को जय भीम नमो बुद्धाय। जैसा कि सभी लोग जानते हैं, हमारी ऑल इंडिया SC/ST एडवोकेट वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन अपने वकील साथियों के हित में पूरे देश में काम कर रही है, उनके वेलफेयर के लिए पूरा काम कर रही है। आज जो यहाँ आने का हमारा जो मकसद है, हमने विद ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ एप्लीकेशन दी थी DCP न्यू दिल्ली के लिए, बट जो है वो हमें परमिशन नहीं दी गई और उन्होंने कहा कि भाई आपको इस तरह से नहीं जो मतलब आप एजिटेशन कर सकते हैं। और उसके बावजूद भी हम अपनी आवाज़ गेट नंबर 7 दिल्ली हाई कोर्ट में सब लोग, हमारे पूरी टीम जो है ऑल इंडिया SC/ST एडवोकेट वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की इकट्ठी हुई है, उसके माध्यम से जो हमारी ग्रीवेंसीज हैं तो एडवोकेट के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। देखिए, आप ये देखिए, किसी भी डिजिटल कोर्ट में देखिए 100-150 मैटर होते हैं और इफेक्टिव हियरिंग मुश्किल से 10-15 में होती है। और उसके साथ साथ आपने डिजिटल करते दिया, मगर वहाँ आपका ना नेटवर्क काम करता है, ना आपने कोई प्रॉपर ऐसा जो सिस्टम किया है कि अगर नेटवर्क काम नहीं कर रहा तो प्रॉपर हियरिंग ही नहीं होगी। और एक बहुत महत्वपूर्ण जो है मतलब इशू है कि जब प्रॉपर तरीके से हियरिंग ही नहीं होगी तो ना तो कई बार देखा गया है कि नेटवर्क इशू होने के कारण ना जज साहब प्रॉपर तरीके से समझ पाते हैं, ना अपोजिट काउंसिल समझ पाते हैं, ना प्रॉपरली जो है पार्टी समझ पाती है। और आपने देखा होगा, राउजावन कोर्ट बनने के बाद में सबसे पहले इन्होंने CBI कोर्ट को जो है वहाँ पे सेंट्रलाइज किया गया। उसके बाद में पूरे देश से लेबर कोर्ट को जो है सेंट्रलाइज किया गया, लेबर कोर्ट को सेंट्रलाइज किया गया। अब एक प्लानिंग के तहत जो है, अब आपने जो है डिजिटल जो कोर्ट है हमारी, उसको राउजावन कोर्ट में शिफ्ट कर दिया, जिसके कारण आम एडवोकेट, आम पब्लिक और सभी के लिए बहुत बड़ी परेशानी हो रही है। इसके साथ साथ जो हमारी सबसे बड़ी जो ग्रीवेंसीज है वो ये है कि देखिए, दिल्ली हाई कोर्ट में जो सैंक्शन सीट हैं 60 है और वर्किंग जो हो रहा है 41 जजेस से हो रहा है। आपने देखा होगा दिल्ली हाई कोर्ट में कि डेली 100-125 मैटर होते हैं और मुश्किल से जो इफेक्टिंग हियर होती है 10-15-20 में होती है। उसके बाद में बिना सुने सारे केसेस को एडजॉर्न कर दिया जाता है। हमारी जो महत्वपूर्ण डिमांड है वो ये है कि कम से कम जो आपकी सैंक्शन सीट है 60 को आप पूरा कीजिए, जजेस को बढ़ाइए, और स्पेशली जब सीटें बढ़ेंगी तो जो आपकी पेंडेंसी है वो कम होगी। जब पेंडेंसी कम होगी तो निश्चित रूप से न्याय मिलेगा। एक तरफ आप कहते हैं कि सबको जो घर पर न्याय दिया जाएगा, जस्टिस डिलीवरी सिस्टम एट डोर, मगर आप देख रहे हैं कि जब पूरी दिल्ली का सारा सेंट्रलाइज आप यहाँ पे कर देंगे राउजावन में, तो किस तरह से डोर पे जो मतलब आपको न्याय मिलेगा? नहीं मिल सकता। तो आपने कहा कि भाई हमारे पास बिल्डिंग है ये, और बिल्डिंग का हम यूटिलाइज करना चाहते हैं, तो भैया आप जो है लॉ ये कहता है, जो लेजिस्लेशन ने पास किया है कि जहाँ चेक डिपॉजिट होगा उसी कोर्ट की जुडिशन में, जो उस कोर्ट की जुडिशन में जजेस बैठे हैं उनको पावर होगी, वो सब करेंगे। आप इस तरह की व्यवस्था करके आप जो है उसके अगेंस्ट जो आपने जो प्रशासनिक जो ऑर्डर आपने पास किया है, जो प्रशासनिक अरेंजमेंट आप कर रहे हैं, उस ऑर्डर को चैलेंज कर रहे हैं। ठीक है, इसी के साथ साथ हमारी और बहुत सारी ग्रीवेंसीज हैं एडवोकेट को लेके कि हमारे साथी जो है सभी के लिए आपने पेंशन बना रखी है। हमारी जो एक डिमांड है कि भाई जिसकी 25 साल की जो है प्रैक्टिस हो जाए कोर्ट के अंदर और 60 साल की एज हो जाती है और वो किसी कारणवश नहीं समर्थ है, तो कम से कम 25,000 रुपये उनको जो दिया जाना चाहिए। दूसरी जो हमारी डिमांड है, देखिए जो वो था हमारा क्या कहते हैं नेशनल जुडिशल अपॉइंटमेंट कमीशन जो था, वो सरकार ने हालांकि बनाया था, उसके माध्यम से UPSC की तरह से सभी जजों का अपॉइंटमेंट होना था, मगर जानबूझ के मैं उस पर नहीं जाना चाहता। सरकार से अनुरोध है कि इस पर जो दोबारा से
कानून बने, कानून बनाने के बाद में जो 9 अनुसूची है उसमें लागू कर दिया जाए, ताकि समाज के सभी लोगों उसमें मतलब जज बने, सबको मौका मिले जज बनने का। अगली जो हमारी डिमांड है लॉ मिनिस्टर से, तो वो है कि भाई जो एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट है, आपने देखा होगा कि हम लोग बड़े ही ऐसे माहौल में जीते हैं जहां हमारा मतलब जो अपराधी है उससे भी सामना होता है, अलग अलग तरीके, ना कोई सुरक्षा है ना कुछ है। जो एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट है उस पर लॉ बना के सभी एडवोकेट्स के लिए वेलफेयर की बात होनी चाहिए। अगला जो हमने कह दिया कि ऑल इंडिया जो नेशनल जुडिशल कमीशन के माध्यम से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जजों की एज पर जनसंख्या के अनुसार, क्योंकि आज की डेट में करीब 1.5 अरब के करीब जो जनसंख्या हमारे देश में, और उसके मुकाबले अगर आप देखें तो जजेज प्रॉपर तरीके से अपॉइंटमेंट नहीं किया गया है, वो भी जो हों। उसके बाद में समाज के सभी वर्गों से, स्पेशली SC ST कम्युनिटी से हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जजेज बनाए जाने चाहिए। उनकी प्रॉपर जितनी भी जो खाली पोस्ट पड़ी हुई हैं उनकी भर्ती होनी चाहिए, और इसके साथ साथ जो भी लॉ से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो बननी चाहिए पूरे देश में। उसके बाद में हमारी जो अगली डिमांड है, गवर्नमेंट इस तरह की लॉ अरेंज करे, इस तरह का प्रावधान करे कि हर कोर्ट में जो हमारी महिलाएं साथी हैं, उनके बच्चे होते हैं, देखभाल नहीं हो तो क्रैच की व्यवस्था होनी चाहिए, और फिर जो है सीट में अलॉटमेंट होना चाहिए, क्योंकि जैसे ही हमारा साथी आ जाए तो उसको तुरंत इमीडिएटली अलॉटमेंट होना चाहिए सीट में। उसके बाद में देखिए सबसे बड़ी दिक्कत आजकल आ रही है कि हमारे साथियों को थानों में जाना पड़ता है इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए थानों में जाना पड़ता है। उसके बाद में कोर्टों के अंदर ही ऐसी व्यवस्थाएं हो जाएं कि हमें जो थानों में कंपेल नहीं किया जाना चाहिए। जैसे आपने देखा जब से अरनेश कुमार की जजमेंट आ गई है, उसकी जजमेंट आने के बाद में थाने में कंपेल किया जाता है कि आप थाने में जाइए, वहाँ आप करेंगे। उसके बाद में अगला जो हमारा है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, आपने देखा होगा कोर्टों में, इवन सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में, कि जो जजेज हैं वो चंद लोगों को ही लोकल कमिश्नर और आर्बिट्रेटर और इस तरह की जो कोर्ट से द्वारा जो अपॉइंट करते हैं, उसमें एक फेयर सिस्टम जो है ऑनरेबल हाई कोर्ट दिल्ली भी जो अपना ऐसा रूल फ्रेम करें कि एक लिस्ट बने। आजकल जब ऑनलाइन का ज़माना हो गया तो ऑनलाइन में सबको पता रहना चाहिए कि कौन किस कोर्ट ने एडवोकेट को लोकल कमिश्नर अपॉइंट किया है। तो उसमें फेयर मैनर में जब तक पूरी लिस्ट कंप्लीट ना हो जाए दोबारा किसी को मौका नहीं मिलना चाहिए, और वो 1 by 1 करके उनको अपॉइंट किया जाना चाहिए। इसके बाद में जो हमारी अगली जो डिमांड है वो ये है कि जो हमारे ऐसा कुछ नहीं है, जो साथी हैं, जो हमारे जो सबसे बड़ी जो बात है, जो हमने कहा था कि भाई 25,000 रुपये हमारे जो साथी को कम से कम दिया जाना चाहिए। ये हमारी चीज़ें हैं। हमारी सरकार ने, देखिए होम मिनिस्ट्री ने हमारे एसएस साहब की ड्यूटी लगाई है, हम इनके माध्यम से अपना मेमोरेंडम सौंप रहे हैं, हमारी टीम सौंप रही है इनको, और ये हमारे मेमोरेंडम नहीं होता, वो परमिशन हमें नहीं दी गई। फिर भी परमिशन ना मिलने के बावजूद भी हम अपनी आवाज़ यहाँ उठा रहे हैं, और जो लीगल तरीके से जो NI एक्ट की जो कोर्ट है, डिजिटल कोर्ट जो शिफ्ट हुई है, उससे पहले लेबर कोर्ट शिफ्ट की गई थी, और CBI कोर्ट जो राव ने शिफ्ट की है, उसके विरुद्ध हमारी ये आवाज़ है। ज्ञापन। हाँ सर, ये हम एसएस साहब को ज्ञापन दे रहे हैं जो लॉ मिनिस्ट्री के लिए हमने जो दिया है, और जो दिल्ली हाई कोर्ट ऐसे दिखा के आप पीछे आओ। अरे अजीत भाई पीछे आओ, आ जाओ सारे सभी आ जाओ ना, आप पीछे आओ, सभी पीछे क्या यहाँ फोटो, इधर आ जाओ, सीधे आ जाओ, सभी आ जाओ, सभी दीजिए। हाँ ठीक है, मैं 2 मिनट में कंप्लीट तो करते हैं जी। ये 2-4 क्वेश्चन के जवाब दे रहे हैं, जी जी। तो क्या कारण रहा सर, जिस तरीके से इस देश के अंदर, भारतवर्ष के अंदर कहा जाता है देश जो धर्मनिरपेक्ष है, क्या यहाँ आज भी जातिवाद बड़े पैमाने पर है? निश्चित रूप से जातिवाद तो यहाँ पूरे देश के नस में, बिना जाति के तो यहाँ जो कुछ नहीं होता। और एक बार बाबा साहब ने कहा था कि सबसे बड़ा जो करंट लगता है वो 2 तरह से लगता है, या तो बिजली के तार छूने से, या फिर किसी की जो जाति पता होने से बहुत जबरदस्त झटका लगता है।